नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगम ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में भी हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। और अब तक हमने मेवाड़ के इतिहास की लगभग 6 क्लास हो गई अपनी। और अंत में अपन ने लास्ट जो क्लास में बात हुई थी वो हमने मेवाड़ के महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात की थी। हम कुंभा पढ़ रहे थे और कुंभा के हमने 2 वीडियो बना ले। एक वीडियो में हमने उस कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों की बात की और दूसरे वीडियो में हमने कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात की। और अंत में जाते जाते हमने बात की कि कुंभा के एक पुत्र था उदा, और उदा ने क्या कर दी थी, कुंभा की कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और इस प्रकार से शासक कौन बनता है, महाराणा उदा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, महाराणा उदा। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट रहेगी, एक बार आप क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां पर लगातार वीडियो मिलेंगे, आपको लगातार क्लास मिलेगी ना। तो महाराणा उदा कब राजा बना, और हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि महाराणा उदा के एक भाई, और भाई का नाम क्या था, रायमल। तो ये रायमल के बारे में देखो, अपने एक तो ये बात की थी कि राव जोधा ने आवड़ बावड़ की संधि के समय अपनी बेटी श्रृंगार कुंवरी की शादी रायमल से कर दी थी ना। इसके अलावा रायमल ने एक और विवाह कर रखा था, और वो कर रखा था ईडर। तो जिस वक्त एक्चुअली कुंभा की हत्या हुई थी उस वक्त रायमल कहां गया हुआ था, उस वक्त रायमल ईडर गया हुआ था। और जैसे ही ईडर में रायमल जी को यह सूचना मिली कि पीछे क्या कर दिया है, उसके भाई उदा ने उसके पिता कुंभा की हत्या कर दी है। ऐसी स्थिति में रायमल जी अपने ससुराल की ही सेना लेकर क्या कर गए, वहां से रवाना हो गए। और यहां जो मेवाड़ के सरदार थे, वो मेवाड़ी सरदारों ने भी किसकी सहायता की, रायमल की सहायता की। भाई सीधी और स्पष्ट बात है ना। कुंभा जैसे महान और योग्य पिता के हत्यारे को मेवाड़ की जनता किसी भी स्थिति में राजा तो स्वीकार नहीं कर सकती थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मैं संभवतः इसीलिए मेवाड़ी सरदारों ने किसकी सहायता की थी, रायमल की सहायता की थी। और इन्हीं की सहायता लेकर रायमल ने दाड़िमपुर के युद्ध में, कौन से युद्ध में, दाड़िमपुर का युद्ध। और ये दाड़िमपुर के युद्ध में क्या किया, रायमल ने उदा को परास्त किया। ऐसी स्थिति में उदा क्या कर गया, मेवाड़ छोड़कर, मालवा का शासक था इस समय गयासुद्दीन, मालवा का शासक था गयासुद्दीन। ये गयासुद्दीन की शरण में चला गया। कौन चला गया, उदा। यहां लिख देता हूं मैं, उदा इसकी शरण में गया। और क्या किया इसने गयासुद्दीन से सहायता मांगी है ना। और गयासुद्दीन ने सहायता देने का वचन भी दिया। और अभी जो मौसम चल रहा है वही मौसम चल रहा था, श्रावण भादवे का महीना था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उदा बारिश में बारिश का आनंद ले रहा था। अचानक बिजली खड़की, बिजली गिरी, उदो जी मर गए। कहने का मतलब, उदा की मृत्यु कैसे हुई थी, बिजली गिरने से हुई है ना। तो पितृहंता था ये गोइलों का, ऐसी ही मौत मरना था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। कुंभा जैसे योग्य पिता की हत्या कर दी, चलो कोई बात नहीं। तो इधर मेवाड़ में कौन शासक बनते हैं, उदा के भाई और महाराणा कुंभा के पुत्र महाराणा रायमल। महाराणा रायमल काफी लंबा कार्यकाल है रायमल जी का ना। अब देखो, रायमल जी के काल में जो रायमल का भाई था उदा, ये उदा के 2 पुत्र थे।
उदा के पुत्र। क्या नाम था? एक का नाम था सहसमल और दूसरे का नाम था सूरजमल। ये सहसमल और सूरजमल ने क्या किया? रायमल के काल में मेवाड़ पर हमला किया। तो रायमल ने इन दोनों को दासा नामक स्थान पर परास्त किया। कहां पर? रायमल ने इन दोनों को दासा, भीलवाड़ा के आसपास पड़ता है ना, दासा नामक स्थान पर परास्त किया। उसके बाद बताया जाता है कि गयासुद्दीन ने भी सेनाएं भेजी थी ना। जो यहां का शासक था गयासुद्दीन या गियासुद्दीन, ये गयासुद्दीन ने क्या किया? अपने पुत्र जफर खां के नेतृत्व में सेनाएं भेजी थी, है ना, और उसको भी क्या करना पड़ा? परास्त करना पड़ा ना। तो गयासुद्दीन की सेनाओं को भी परास्त किया था। फिर याद कीजिए, हमने महाराणा कुंभा के काल में एक कन्या के बारे में बात की थी, श्रृंगार कुंवरी, है ना, श्रृंगार कुंवरी। ये श्रृंगार कुंवरी कौन थी? राव जोधा की पुत्री थी। राव जोधा की पुत्री, मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री। और आवड़ बावड़ की संधि के समय, है ना, इसका विवाह किससे हुआ था? रायमल जी से हुआ था। नंबर 1। तो रायमल जी के काल में ही ये श्रृंगार कुंवरी ने क्या करवाया था? चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। किसने करवाया? श्रृंगार कुंवरी ने, जो रायमल जी की पत्नी है। गोसुंडी बावड़ी ये कहां पर है? ये चित्तौड़ में है। ये गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? श्रृंगार कुंवरी, रायमल जी की पत्नी। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक प्रसिद्ध मंदिर है, अद्भुत नाथ जी का मंदिर। अद्भुत नाथ है तो महादेव जी है, ध्यान रखना। अद्भुत नाथ जी का मंदिर। ये अद्भुत नाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रायमल जी ने करवाया। और यह भी कहां है? यह भी चित्तौड़गढ़ में है। दूसरा क्या ध्यान रखना कि ये जो रायमल जी है, इनके काल में एक प्रसिद्ध शिल्पी रहता था अर्जुन। ये ध्यान रखोगे, एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्जुन नामक प्रसिद्ध शिल्पी रायमल के दरबार में रहता था। अब देखो, रायमल जी ने क्या किया? अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी निर्धारित नहीं किया था, है ना। रायमल जी के वैसे तो देखो कई सारे पुत्र थे। रायमल जी ने कुल 13 विवाह किए थे और उनके 11 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, ध्यान रखना, है ना। तो वैसे तो कई सारे विवाह किए थे। 3 पुत्रों का नाम आपको याद रखना है। कितने पुत्र? 3 पुत्र। सबसे बड़े बेटे का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया। दूसरे पुत्र का नाम ध्यान रखना, जयमल। और तीसरे पुत्र का नाम ध्यान रखना, संग्राम सिंह। और यही संग्राम सिंह को हम
राणा सांगा के नाम से जानते हैं, है ना। तो वैसे तो कई सारे पुत्र थे, लेकिन अपने को कितने, ये 3 नाम याद रखने हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल सिसोदिया, संग्राम सिंह सिसोदिया। तीनों किसके पुत्र हैं? तीनों रायमल जी के पुत्र हैं। और ये पृथ्वीराज सिसोदिया तो बताया जाता है बचपन से ही बड़ा योग्य था। जब छोटा था 5-7 साल की उम्र, उस वक्त भी क्या करता था, अपनी तलवार को दिखाता और कहता था कि पृथ्वीराज सिसोदिया सम्राट बनने के लिए पैदा हुआ है ना। अब बचपन में क्या हो गया, ये तीनों भाई क्या कर गए, एक ज्योतिषी के पास चले गए कुंडली दिखाने। और ज्योतिषी ने क्या किया, कुंडली देखकर राजयोग किसके पक्ष में बता दिया, संग्राम सिंह के पक्ष में, कि भाई अगला राजा तो कौन बनेगा, ये अपना संग्राम सिंह ही बनेगा। ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज बढ़ गए, छोटा बच्चा ही था लेकिन बढ़ गए। अरे बोले बड़ा मेरे राजयोग उसके कैसे लिख दिया। और क्या कर दिया, पृथ्वीराज सिसोदिया ने संग्राम सिंह पर हमला किया। यहां पर इनका चाचा यानी रायमल जी के भाई सारंगदेव मौजूद थे। क्या नाम था, सारंगदेव। ये सारंगदेव जी ने बीच बचाव किया, बोले पंडित जी की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, ऐसे आपस में भाई नहीं लड़ते हैं। बोले नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तो सारंगदेव जी ने कहा पास में एक गांव है भीमल गांव। कौन सा गांव है, भीमल गांव। और ये भीमल गांव में एक चारण पुजारिन है, चारण पुजारिन है। बताया जाता है वह बड़ी जानकार है, एक बार उससे जाके पूछते हैं, वो अगर कहेगी तो फिर हम मान लेंगे। अब ये तीनों भाई सारंगदेव जी के साथ ही कहां चले गए, भीमल गांव चले गए, इस चारण पुजारिन के पास। वहां पर गए और वहां पर देखा कि एक कुर्सी जैसा बना हुआ था, उस पर जाकर पृथ्वीराज सिसोदिया बैठ गया। पास में एक चटाई पड़ी थी, वो उठाकर जयमल बैठ गए। संग्राम सिंह के पास तो बैठने के लिए भी कुछ नहीं पड़ा। तो ऐसे में क्या किया, एक बाघ की चमड़ा पड़ा था, संग्राम सिंह ने वो चमड़ा उठाया, वो बिछाया, नीचे ही बैठ गया। अब जैसे ही ये पुजारन आई, इसकी पहली नजर संग्राम सिंह पर पड़ी और देखते ही कहा आओ मेरे भावी राजा। वह आओ मेरे भावी राजा बोलते ही पृथ्वीराज सिसोदिया चिंता में आ गया। बोले आओ मेरे भावी राजा, मतलब इसका भी कहने का मतलब एक राजयोग इसी के पक्ष में। पृथ्वीराज सिसोदिया ने फिर से हमला कर दिया। अब पृथ्वीराज सिसोदिया ने हमला किया, क्या किया, उसके हाथ में कटार थी, उससे वार किया संग्राम सिंह के, और संग्राम सिंह के एक आंख में लग गए। इसी समय संग्राम सिंह क्या हो गया, एक आंख से घायल हो गया था, काना हो गया था, यूं कह सकते हैं। तो राणा सांगा के शरीर पर कुल 80 घाव थे। टोटल कितने घाव थे, 80 घाव। उद्घाटन ये भाई साहब ने किया था। पहला घाव किसने दिया था, इनके भाई पृथ्वीराज सिसोदिया ने। अब सांगा ने सोचा, रे पंडित जी ने कहा है राजा बनेगा, लेकिन राजा तो तब बनेगा जब हम जिंदा रहेंगे। संग्राम सिंह जी वहीं से क्या कर गए, भाग गए और भटकते भटकते अजमेर के जंगलों में पहुंचे। वहां क्या हुआ ये तो हम राणा सांगा को पढ़ेंगे, वहां पर विस्तार से बात करेंगे। अभी इतना बता लूं, अजमेर के जंगलों में एक डकैत था उस समय, करमचंद पंवार। उससे कैसे मुलाकात हुई, कैसे उसने सांगा को पहचाना, ये एक अलग स्टोरी है जो हम जब सांगा पढ़ेंगे वहीं पर बात करेंगे तो ठीक लगेगा। अब यहां पर बात करना ठीक नहीं है, अगली क्लास में बात करेंगे, यूं समझ लीजिए। तो यहां से कुल मिलाकर संग्राम सिंह निकल गया। अब पीछे कौन बचे, पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल। ठीक है, अब आपस इनके बीच में क्या मैटर है देखो, पृथ्वीराज सिसोदिया और कौन बच गए, जयमल। ये दोनों भाई हैं और इन्हीं के काल में टोडा अपने वर्तमान टोंक में एक बड़ी जागीर होती थी। टोडा के जागीरदार थे राव सुरतन। और ये राव सुरतन से मालवा के गयासुद्दीन ने क्या कर लिया था, टोडा छीन लिया था। तो ऐसे में ये राव सुरतन के एक पुत्री थी जिसका नाम था तारा। ये तारा बहुत सुंदर थी और ये तारा को लेकर मेवाड़ आए थे। और राव सुरतन ने पहले ही ये कह दिया था कि जो भी व्यक्ति मुझे वापस टोडा जीत कर देगा, मैं क्या करूंगा, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। लड़की बहुत सुंदर थी, तो ऐसे में इससे जयमल जी भी विवाह करना चाहते थे और पृथ्वीराज सिसोदिया भी, दोनों भाई, है ना। बीच में एक मूवी आई थी बाहुबली,
उसमें देवसेना से कैसे बल्लाल देव और बाहुबली दोनों विवाह करना चाहते हैं, कुछ कुछ मामला वैसा हो गया है ना, मामला फंस गया। तब ऐसी स्थिति में दोनों ही उससे विवाह करना चाहते थे। यह एक बड़ा संकट था। परेशानी यह थी कि भाई लड़की किसको दी जाए, लेकिन ये जयमल का बताया जाता है व्यवहार ठीक नहीं था। इसका ना इस कन्या के प्रति व्यवहार ठीक था और ना ही राव सुरतन के प्रति। तो बताया जाता है राव सुरतन ने ही धोखे से जयमल की क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। लेकिन मित्रों एक इतिहासकार है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि जयमल सोलंकियों से लड़ते हुए मरा ना, सोलंकियों से लड़ते मरा। दोनों बातों में अंतर है। देखो ये जो किस्सा है ये जनश्रुतियों में मेवाड़ में बच्चा बच्चा जानता है ना। तो अब इसमें सच्चाई कितनी है वो तो अब ईश्वर जाने। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि ये सोलंकियों से लड़ता हुआ मरा, जबकि कहानी ये भी मिलती है कि नहीं, ये राव सुरतन ने क्या करवा दी थी, जयमल की हत्या करवा दी। कहानियां दोनों है। फाइनली इस लड़की की शादी किससे हुई थी, पृथ्वीराज सिसोदिया से। सांगा तो अजमेर के जंगलों में चला गया, जयमल की हत्या हो गई। इधर कौन बचा, पृथ्वीराज सिसोदिया। अब देखो पृथ्वीराज सिसोदिया, ये पृथ्वीराज सिसोदिया को ही इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है। मित्रों क्या कहा जाता है, उड़ना राजकुमार। कारण यह है कि यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ाता था। विद्वान कहते हैं कि इसने एक ही दिन में अजमेर पे हमला करके रणथंभौर पर आक्रमण किया, रणथंभौर पर हमला करके जालोर पर हमला किया और जालोर पर विजय करके शाम तक वापस चित्तौड़गढ़ पहुंच गया। इतनी तेज इसकी रफ्तार थी, इसीलिए क्या कहा गया है, उड़ना राजकुमार कहा गया। इसके घोड़े का नाम क्या था, इसके घोड़े का नाम था साहण। क्या नाम था, साहण। ये घोड़ा भी तगड़ा था, तभी ये इतनी रफ्तार से घोड़े को दौड़ा पाता था। ये पृथ्वीराज सिसोदिया रायमल जी के पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम था तारा, और पृथ्वीराज सिसोदिया ने ही अपनी पत्नी तारा के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा, जिसका पुराना नाम था अजय मेरू दुर्ग या गढ़ बीठली, है ना। तो क्या बात हुई, इन्होंने अपनी पत्नी क्या नाम, तारा के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम क्या रखा, तारागढ़ रखा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो अपना पृथ्वीराज सिसोदिया है, इनकी भी क्या होती है, असामयिक मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक निधन हो जाता है। कैसे हो जाता है ये वापस विवाद है ना। मृत्यु का कारण क्या है यह फिर से एक विवाद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह पृथ्वीराज सिसोदिया ने क्या कर लिया था, गलती से जहर खा लिया, है ना, गलती से जहर खा लिया। और एक इतिहासकार है डॉक्टर G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनका कहना है जहर गलती से नहीं खाया था, बल्कि जहर दिया गया था। किसने दिया, जहर दिया था सिरोही का शासक था जगमाल देवड़ा। कहां का शासक है, जगमाल देवड़ा, सिरोही का शासक जगमाल देवड़ा। और ये जगमाल देवड़ा के साथ अपने पृथ्वीराज सिसोदिया के एक बहन थी आनंदी बाई। ये आनंदी बाई का विवाह किससे कर रखा था, ये आनंदी बाई का विवाह जगमाल देवड़ा से हो रखा था, है ना। ऐसी स्थिति में बताया जाता है ये जगमाल देवड़ा आनंदी बाई का सम्मान नहीं करता था, इन्हें बड़ा अपमानित करता था। और यह बात जब पृथ्वीराज सिसोदिया को पता चली तो बताया जाता है पृथ्वीराज सिसोदिया कहां रवाना हुआ, सिरोही की ओर रवाना हुआ।
डॉक्टर जीएच ओझा का तो कहना है कि यह बात इसको पता चल चुकी थी, जबकि गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि बात पता थी नहीं इसको, ये तो फॉर्मली ही अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जगमाल देवड़ा घबरा गए कि अगर पृथ्वीराज सिसोदिया को पता चल गया, दोनों बहन भाई आपस में मिल दिए और बहन ने अगर मेरी शिकायत कर दी तो क्या हो जाएगा, मेवाड़ और मालवा के बीच में जंग हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा। और जगमाल देवड़ा युद्ध नहीं चाहता था। इसने बताया जाता है रास्ते में ही पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या कर दिया, जहर दिलवा दिया, है ना। तो ये जहर दिलवाया किसने, जगमाल देवड़ा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा और जीएच ओझा के अनुसार। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं किसी ने दिलवाया नहीं, बल्कि गलती से खा लिया। अब देखो दोनों बातें हैं, अब सच्चाई क्या है वो तो ईश्वर जाने। कंक्लूजन ये है कि पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु कैसे हुई, पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु जहर खाने से हुई। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु कैसे हुई थी, जहर खाने से। एक और लाइन जो अभी एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछ ली गई और एग्जाम में पूछा जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, तो इनकी छतरी जो है वो बनी हुई है 12 खंभों की। कितने खंभों की है, 12 खंभों की। कहां पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में। कहां पर है, कुंभलगढ़ की तलहटी में। ये ध्यान रहे, राजसमंद जिले में। यहां पर क्या बनी हुई है, पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो हमने देखा कि पृथ्वीराज सिसोदिया की भी क्या हुई है, असामयिक मृत्यु हो गई है। जगमाल जी भी क्या हो गई है, असामयिक मृत्यु हो गई है। अब बताओ बचे कौन, संग्राम सिंह, राणा सांगा। न केवल राजस्थान के इतिहास का, यह भारत के इतिहास का, इतिहास के पन्नों में एक सूर्य की चमक तरह चमकने वाला ऐसा नाम है राणा सांगा, जो सदियों से चमक रहा है और सदियों तक चमकता रहेगा। हमने वीर शासक बहुत पढ़े राजस्थान में, बहुत से हैं, एक से एक, कान्नड़ देव, अमीर देव चान, अमीर देव सिसोदिया, राणा कुंभा, जैत्र सिंह, रावल रतन सिंह, कमी नहीं है वीरों की, एक से एक। लेकिन इन सब में राणा सांगा की बात और है। बात और कैसे है, बाकी शासकों के काल में हम ये देखते हैं, रतन सिंह के काल में अलाउद्दीन का हमला हुआ, कान्नड़ देव के काल में अलाउद्दीन का हमला हुआ, है ना, अमीर के काल में फलाने का अलाउद्दीन का हमला हुआ। यहां पर बात है हमला किया, यह अंतर है ना। 80 घाव लगे तन पे फिर भी रार नहीं मन पे। शरीर पर कुल 80 घाव थे। सांगा का युग शौर्य का युग, और न केवल मारवाड़ या अपने न केवल मेवाड़ बल्कि संपूर्ण राजपूत शक्ति का चरमोत्कर्ष काल कहा जा सकता है। सांगा के काल में राजपूत शक्ति जितनी शक्तिशाली हुई थी, इतिहास में किसी अन्य राजा के काल में इतनी शक्तिशाली नहीं हुई थी। नाम से डरते थे लोग, राणा सांगा। भारत में तो कोई ऐसा नहीं था जो सांगा को हरा सके। अंत में भी जिस युद्ध में हारा, खानवा के युद्ध में, वो बाबर से युद्ध हुआ था। बाबर भारत से नहीं, बार से आया था, फारस से आया था ना, वो तो फरगना का शासक था। भारत में तो कोई था ही नहीं जो सांगा को हरा सके। कहते हैं कि सांगा ने उत्तर से इब्राहिम और पूर्व से महमूद, दक्षिण से मुजफ्फर, मेवाड़ की तरफ आंख तक नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि सांगा ने इनके पैर में बेड़ियां जकड़ दी है। जी हां दोस्तों, हम ऐसे ही एक महान शासक की बात करेंगे। कब जन्म हुआ, कौन इनके माता पिता है, कैसे इनका लालन पालन हुआ, कैसे ये शासक बने, किस किस को युद्ध में हराया और किस तरीके से एक महान योद्धा का अंत हुआ, सारी बात डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। मैं फिर एक बार कह दूं, अब तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, और लाइक का बटन भी दबा दिया करो अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है। वाकई में मैं मेहनत कर रहा हूं, है ना, पसीने से भीग गया हूं, फिर भी क्लास ले रहा हूं, तो वो क्या कहते हैं, वो लाइक वाला बटन भी दबा देना है, और क्लास को शेयर करो, है ना। अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ेंगे तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, है ना।
भाई मेरी एनर्जी तो डिपेंड करती है आप पर, मैंने बार बार कहा मेरी ऊर्जा के स्रोत आप हैं। जितने अधिक विद्यार्थी, मेरी एनर्जी लेवल हाई होता जाएगा। और बता दूं, अब तक जिस तरीके से मैं इतिहास की क्लास लेता हूं, मेरा रिदम वो नहीं बना है। कारण सीधा और साफ है, सामने विद्यार्थी अभी भी कम है, उनकी संख्या बढ़ेगी। अभी वो लेवल नहीं पकड़ा है मैंने जो पकड़ता हूं। जो मेरे ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं उनसे पूछना, अभी रिदम वो नहीं बना है, और रिदम बढ़ाना है। लेकिन वो तब बनेगा जब एक बार थोड़ा सा मुझे लगे कि सामने 101 बच्चे विद्यार्थी देख रहे हैं एक साथ, तब मजा है ना। उसके बाद में अपने आप राणा सांगा अंदर उतर जाएगा, आप चिंता मत करो ना। तो ये क्लास को आप शेयर जरूर करो, अधिक से अधिक विद्यार्थियों से क्या करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ, और उन्हें कहो कि भाई शाम को 7 बजे आप क्लास देखो, एक बार पढ़ो। और यहां आपका समय बर्बाद नहीं होगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। तो फिर देखो आप, मैंने कहा ना, जितना पढ़ाऊं 4-5 चीजें, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, ज्योग्राफी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, करंट जीके, और एक सब्जेक्ट अपनी पसंद का पढ़ लेना, आरएस प्री क्लियर, ये मेरी गारंटी है। एक सब्जेक्ट राजस्थान जीके पूरा कवर कर लो, एक सब्जेक्ट अपनी पसंद का, कोई भी, पॉलिटी पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, जो आपको पसंद आए वो पढ़ लो, इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ लो, करंट जीके पढ़ लो, आपका प्रीलिम्स क्लियर, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आप मेहनत करो, मैं मेरी मेहनत करता हूं, दोनों ने मिलकर मेहनत की, मेरा वादा है कहीं ना कहीं सीट ले पड़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वापस अगली क्लास में, और एक महान शासक को पढ़ते हैं, राणा सांगा। धन्यवाद।